Hello friends, this is part 3 of higher education system. Let's start MCQs on higher education system for UGC NET 2021. First question is the total number of central universities in India in 2020 was. टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बतानी है इंडिया में इन 2020. ठीक है, तो वो टोटल नंबर is 54 universities, central universities which are established by central government, that is established by act of parliament. ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एस्टैब्लिश की जाती हैं. ठीक है, तो 2020 तक 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी इंडिया में. बाकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, डीम्ड होती हैं, और ऑटोनॉमस या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो स्टेट के अंडर में होती हैं. लेकिन जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू फॉर्म की जाती हैं. ठीक है, और उसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है, यूजीसी भी इन्वॉल्व होता है. ठीक है, तो कई सारी कमेटीज इन्वॉल्व होके फिर यूनिवर्सिटी को फॉर्म करती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को. ठीक है, next question is the gross enrollment ratio, that is GER, in institutes of higher education in India at present at 2020 is about. ठीक है, gross enrollment ratio बताना है in higher education. तो gross enrollment ratio क्या होता है? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है जितने भी डिफरेंट स्कूल लेवल्स पे एडमिशंस होते हैं, लाइक इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इन हाई स्कूल, इन इंटरमीडिएट, तो उनका टोटल स्टूडेंट्स जितने होते हैं. ठीक है, और उनका रेशियो निकाला जाता है जितने लोग हायर एजुकेशन में रजिस्टर कराते हैं या फिर इनरोल कराते हैं खुद को, उनके बीच का जो रेशियो होता है दैट इज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन. ठीक है, अब ये GER होता है, ये डिफरेंट लेवल्स पे निकाला जाता है. लाइक हायर सेकेंडरी लेवल पे अगर हमें निकालना है तो हम देखेंगे कितने एडमिशंस हुए थे एलिमेंट्री लेवल पे. ठीक है, बेसिक लेवल पे कितने हुए थे, फिर अब कितने हुए हैं, तो कितना डिफरेंस है उसके बीच में. ठीक है, अगर यही रेशियो हमें हायर एजुकेशन में निकालना है तो हम देखेंगे स्कूल इंटरमीडिएट लेवल पे कितने इनरोलमेंट हुए थे. ठीक है, मान लीजिए एक वैल्यू ले लिया XYZ इनरोलमेंट हुए थे. ठीक है, और हायर एजुकेशन में जो हुए हैं वो TUV हुए हैं. ठीक है, तो हम इनका रेशियो निकालते हैं कि कितने TUV डिवाइडेड बाय XYZ, कि ऑब्वियसली जितने हायर सेकेंडरी में होंगे वही फिर हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे. तो उनमें से कितने लोगों ने अप्लाई किया है. ठीक है, इस सेट में से कितने सबसेट आए हैं हायर एजुकेशन में, तो ये ऐसे निकालते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 करके. ठीक है, तो ये जो रेशियो होता है ये होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो. तो 2020 में हायर एजुकेशन में ये रेशियो था 26.3%. ठीक है, जबकि जो टारगेट था वो 30% का था, 30% का टारगेट था, लेकिन जो इनरोलमेंट हुए थे वो अराउंड 26.3% हुए थे. अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है. ठीक है, कोरोना भी हो सकता है या कुछ और रीजन भी हो सकता है, लेकिन अभी जो फ्यूचर में टारगेट है वो 50% का है कि नियर बाय 2 to 3 ईयर्स में 50% GER अचीव करने का. ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का. तो देखते हैं इन फ्यूचर कितने इनरोलमेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ. साउथ एशिया यूनिवर्सिटी किस सिटी में सिचुएटेड है? तो ये है न्यू दिल्ली में, in the capital of India. Next question is which of the following organization deal with capacity building program on education planning. यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन गिवन है, आपको बताना है इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम से डील करती है. सबसे पहले है NCERT. NCERT स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल of educational
रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म की है। ठीक है, ये लिटरेसी, साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी के साथ मिलकर वर्क करती है फॉर एजुकेशन। यूजीसी इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटीज को फंडिंग देती है और उनको मैनेज करती है। नैक इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं, और इसका जो काम है वो हायर एजुकेशन में असेसमेंट और एक्रेडिटेशन का काम है। ठीक है, लास्ट है न्यूपा। न्यूपा क्या है? ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये क्या है? एक रिसर्च फोकस यूनिवर्सिटी है जो कि न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश है। ठीक है, और इसका मेन काम क्या है? इसका काम है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराना। ठीक है, रिसर्च के थ्रू, हायर एजुकेशन में रिसर्च इसका मेन फोकस है, रिसर्च के थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कराना। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है ये राइट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूपा, इज डील विद कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑन एजुकेशनल प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज which of the following statements are correct about सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको डिस्क्राइब किया कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर्म होती हैं वो एज अ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म होती हैं, एस्टैब्लिश की जाती हैं, तो ये ऑप्शन सही है। The President of India act as the visitor of the university. Yes, this is also right. जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो एज अ विजिटर एक्ट करता है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज president has the power to nominate some members to the executive committee or the board of management of the university. तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो कुछ सेलेक्टिव कमेटी मेंबर्स को और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को सेलेक्ट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट ओकेजनली प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी और कोर्ट। ठीक है, तो ये सही नहीं है, प्रेसिडेंट किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी भी लेवल पे यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो 1, 2, 3 are correct, that is C option is right. Next is which of the following council has been disbanded in 2013? ठीक है, 2013 में कौन सी काउंसिल को डिसबैंड किया गया था? डिसबैंड का मतलब है जो पहले बैन थी लेकिन फिर उसको डिसबैंड कर दिया गया, उसको फिर से शुरू कर दिया गया, तो वो थी हमारी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, इसको कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल के आई थी कि फेक रिजल्ट्स आ रहे थे, लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे उस चीज को, और जो स्टूडेंट पास आउट थे उन्होंने एग्जाम्स भी सही से नहीं दिए थे, तो उसका कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस ना होने की वजह से कुछ भी प्रॉपर नहीं था, इसलिए इसको बैन कर दिया गया था। लेकिन 2013 में न्यू गाइडलाइंस दी गई डिस्टेंस लर्निंग के लिए और उसके बाद फिर इसको अगेन डिसबैंड कर दिया गया। नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इज लोकेटेड एट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ लोकेटेड है? शिमला में। ठीक है, शिमला कहाँ है? हिमाचल में। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इंडिया आर फंडेड बाय। ज्यादातर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में वो किसके द्वारा फंडेड, उनको फंड मिलता है? उसको मिलता है यूजीसी के थ्रू। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू से फंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज को फंड मिलता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया? तो
क्या गोल्स है हायर एजुकेशन के इंडिया में? ठीक है, एक्सेस, यस, कि सबको हर चीज का एक्सेस मिले। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ना हो जिसके लिए कुछ सुविधाएं या कुछ चीजों का एक्सेस हो, ऐसा नहीं है। तो हायर एजुकेशन का मकसद क्या है कि हर कोई हर बेनिफिट को ले पाए, हर चीज को एक्सेस कर पाए, हर किसी को, कोई भी सिटीजन हो इंडिया का, उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो किसी भी चीज के लिए। तो ये एक गोल है हायर एजुकेशन का। नेक्स्ट इज इक्वालिटी, यस, इक्वालिटी is also one of the goal of higher education. ठीक है, next is quality and excellence, this is also a goal of higher education. Relevance, yes, value based education, ये पांचों ही गोल है हायर एजुकेशन के। ठीक है, सबको सब चीजों का एक्सेस मिले। ठीक है, किसी भी चीज पे क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, और जो एजुकेशन हो वो क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, रेलेवेंस होना चाहिए उस एजुकेशन का, प्रैक्टिकली आप जो करने वाले हैं और जो आप अपनी एजुकेशन ले रहे हैं उनके बीच में रेलेवेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो एजुकेशन ले रहे हो वो फिर जब रियल वर्ल्ड में आएंगे तो उसका कोई रेलेवेंस ना हो। तो रेलेवेंस होनी चाहिए वो एजुकेशन। ठीक है, और वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मोरल, मॉरल, एथिकल, ये सब वैल्यूज उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस एक रोबोट की तरह नॉलेज इम्पार्ट कर दी। ठीक है, लेकिन उस जो स्टूडेंट है या फिर वो जो व्यक्ति है उसको यही नहीं पता है कि मॉरल्स क्या है, एक सोसाइटी में कैसे काम करना चाहिए या फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है हायर एजुकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत अच्छी फीस लेते हैं, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि फ्री एजुकेशन मिलेगी। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं लाइक जर्मनी, यूके में भी बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, हायर एजुकेशन। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ABCDE ये पांचों ही जो पॉइंट्स हैं वो सही हैं, मतलब ऑप्शन 3 इज राइट, ABCDE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेशनल एजुकेशन डे? नेशनल एजुकेशन डे के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? नॉट। अब यहाँ पे इज लिखा है तो ऑब्वियसली एक ही स्टेटमेंट होगा। अगर आर होता तो मोर देन वन होते, तो हमें केवल एक ही स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, फर्स्ट है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th September एवरी ईयर। 5th September को क्या होता है? टीचर्स डे होता है। ठीक है, 5th September को नेशनल एजुकेशन डे नहीं होता है, क्या होता है? टीचर्स डे होता है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे कब होता है? 11th November को। और क्यों होता है? ये हमारे फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उनकी मेमोरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है 11th November को। और ये सेलिब्रेशन कब से शुरू हुआ है? 2008 से। ठीक है, तो जो इंडिया के फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की मेमोरी में 11th November को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन उनका बर्थडे था। ठीक है, और ये 2008 से सेलिब्रेट होना शुरू हुआ है। तो ये है ऑल अबाउट नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 था हायर एजुकेशन का। अब इसके 2 पार्ट्स और रह गए हैं, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। देन हम आगे फर्दर फर्स्ट पेपर में जो और रह गया है मैथमेटिकल एनालिसिस एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड, वो सब करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको क्लास कैसा लगा उसका फीडबैक दीजिए। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।